हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उर्वशी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ऑन गोइंग टॉपिक दैट इज ह्यूमन डाइजेशन। बट उसको शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको देना चाहूँगी। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके चलते हो सकता है प्रीवियस कुछ एक दो वीडियोज़ में आपको लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिले। तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा टाइम लगेगा उस टेक्निकल इशू को शॉर्ट आउट करने में, तब तक आपका सपोर्ट हमें चाहिए। प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और ऐसा नहीं हो कि बीच में ही ड्रॉप करके आप चले जा रहे हो, है ना। वीडियोस को आप देखते रहिए, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के जो जैसे रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं, उसको हम जल्दी से शॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन आपका सपोर्ट आप कॉन्टिन्यूसली बनाए रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़े हुए थे, वीडियो को एंड करते टाइम पर वहां पर हमने 3 टर्म्स पढ़े थे। एक था हमारा बोलस, दूसरा था हमारा काइम, तीसरा था काइल, ठीक है। तो बोलस हम किसको बोल रहे थे? इसको बोल रहे थे बोलस। जब फूड मिक्स हो रहा था सलाइवा के साथ तो उसको बोलस बोला जा रहा था, और बोलस कहां पर था? माउथ में, ठीक। फिर फूड एंटर कर गया आपका स्टमक में। स्टमक में क्या हो गया? ये मिक्स होता है आपका गैस्ट्रिक जूस के साथ, तब ये बनाता है काइम। और फिर काइम फर्दर इंटेस्टाइन में एंटर करेगा और क्या कहलाएगा? काइल कहलाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ थोड़ा प्रीवियस वीडियो का रिवीजन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्टमक। तो चलिए स्टमक को हम देख लेते हैं, ठीक है। स्टमक का अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका, ऐसा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा कुछ जे जैसा दिखाई पड़ रहा है, जे बन रहा हो, है ना। तो स्टमक इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं जो हमारा स्टमक होता है वो जे शेप्ड होता है, जे जैसा दिखाई पड़ता है। जे फॉर जग, है ना, तो जग जैसा ही कुछ दिख रहा होगा। तो ये तो इसका शेप की बात हो गई। दूसरा क्या होता है? इसकी लोकेशन। लोकेशन कहां पर प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होता है हमारा एब्डोमेन रीजन में। कहां पर होता है? बिलो लंग्स, ठीक है। लेफ्ट साइड में प्रेजेंट, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। और क्या कहते हैं? बिलो लंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिलो लंग्स, ठीक। तो ये हो गई इसकी लोकेशन, इधर लेफ्ट साइड में बिलो लंग्स, लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि इसमें क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक। क्या क्या इसका मतलब इसमें जो पार्ट्स होते हैं। तो हमारा जो स्टमक होता है ना, अगर हम ह्यूमन के स्टमक की बात करें तो वो 3 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। 3 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब 3 लोब्स पाए जाते हैं। 3 लोब मतलब 3 रीजन्स पाए जाते हैं ह्यूमन के स्टमक की बात करें तो। कौन कौन से वो होते हैं? यहाँ पर ये जो जस्ट ओइसोफेगस जहाँ पर ओपन होता है ना स्टमक के अंदर, उसका जस्ट पास, मतलब वो ये वाला, ये जस्ट पास वाला, थोड़ा डॉट से ही बना रही हूँ ताकि आपको मतलब ऐसा थोड़ा ईज पड़े समझने में। तो ये आपका रीजन होता है, इसको बोलते हैं कार्डिक रीजन, ठीक है। कार्डिक रीजन बोलते हैं जो जस्ट ओइसोफेगस के नीचे वाला जो रीजन होता है उसको कार्डिक बोलते हैं। उसके साइड में ही प्रेजेंट होता है आपका फंडस, ठीक है। फंडस रीजन प्रेजेंट होता है, फंडस लोब प्रेजेंट होता है। और हेड पर प्रेजेंट होता है पाइलोरस रीजन, ठीक। और बाकी का जो बचा हुआ रीजन होता है वो पूरा कहलाता है आपका बॉडी, स्टमक की बॉडी, ठीक है। तो 3 रीजन्स हो गए, 3 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। पहला रीजन क्या होता है? तो स्टमक के 3 लोब्स होते हैं, एक कार्डिक, एक फंडस और तीसरा पाइलोरस। और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? बॉडी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा में क्या होता है? स्टमक में ना जो स्टार्टिंग पार्ट होता है स्टमक का और जो एंड पार्ट होता है वहां पर कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। दोनों जगह स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होंगे, स्फिंक्टर, ठीक। अब क्योंकि ये स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट है तो इनका कुछ स्पेसिफिक नेम भी तो होना चाहिए, है ना। तो ये जो पाइलोरस रीजन वाला जो स्फिंक्टर होता है इसको बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे?
पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि पाइलोरस रीजन के पास वाला स्फिंक्टर है, ठीक। और ये क्योंकि ये कार्डिक रीजन के पास है तो इसका नेम क्या होगा, इसको हम बोलते हैं कार्डिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये आपको याद करने में ईज हो जाएगा। दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में, एक इनिशियल स्टार्टिंग स्फिंक्टर, एक एंड स्फिंक्टर, और इनके नेम इनके रीजन के नियर बाई लोकेशंस की वजह से इसका सिंपली नेम है। अच्छा, इस स्फिंक्टर्स का काम क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली कंट्रोल करते हैं फूड के मूवमेंट को, कंट्रोल करते हैं फूड के मूवमेंट को। मतलब कि इधर से जो फूड आ रहा है वो यहाँ पर रोक के रखेंगे, मतलब कि एंटर करने के बाद वापस ना जाए फूड इजीली, मतलब ऐसे अपने आप से, तो उसको रोक के रखने का काम होता है। और एक बार यहाँ पर जब तक डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक फूड आगे ना मूव करे, उसका कंट्रोल होता है। तो सिंपल सी भाषा में इतना याद रखो, केवल स्फिंक्टर का काम होता है एक गेट की तरह एक्ट करना, कि जब हमारा पर्टिकुलर एक लोकेशन में काम खत्म हो जाएगा तभी आप आगे मूव कर पाओगे, उससे पहले आप आगे मूव नहीं कर पाओगे। इस तरीके से वो रोक के रखने का, फूड को रोक के रखने का काम करते हैं। यहाँ के अलावा एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, वो लास्ट में बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन में हम पढ़ेंगे, फिर वहां पर उसका फंक्शन पढ़ेंगे, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा यहाँ वाले स्फिंक्टर का काम भी और वहां वाले स्फिंक्टर का काम भी, ठीक है। अभी के लिए केवल आपको ये समझना है कि पर्टिकुलरली कैसा क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अच्छा, उसके अलावा में क्या होता है, ये जो गैस्ट्रिक वॉल होती है, मतलब गैस्ट्रिक वॉल क्या, मतलब जो स्टमक होता है उसको हमेशा उसके लिए एक टर्म होता है गैस्ट्रिक। क्या टर्म रिलेटेड होता है, गैस्ट्रिक। अगर आपको ये टर्म कहीं भी कभी भी लिखा मिले किसी भी चीज के साथ, आप हमेशा समझ जाना कि आपके स्टमक से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक वॉल कौन है, स्टमक की जो वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक वॉल, ठीक है। इस गैस्ट्रिक वॉल में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं, एक सिक्रीशन को सिक्रीट करती हैं। मतलब क्या सिक्रीट करेंगे, जो सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक वॉल से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है जो कि क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि इस गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोजिशन क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें मेनली क्या है, 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, सबसे पहला उसमें पाया जाता है HCl, मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे एसिड, जबकि हमने सुना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ज्यादा हार्ड होता है कि अगर वो किसी चीज पर पड़ जाए तो उसको डैमेज कर सकता है, तब जाकर के हमारे स्टमक के अंदर सिक्रीट हो रहा है, तो क्या हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है या वॉल है उसको डैमेज नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है नेचर में और हमारी बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज ना करे, इस वजह से इसके साथ एक और चीज सिक्रीट आउट होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं, म्यूकस। मतलब एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि लुब्रिकेंट का काम करता है और साथ ही साथ में प्रोटेक्शन का काम करता है। हमारी जो गैस्ट्रिक वॉल होती है इसको HCl से बचाने का काम करता है ताकि वो डैमेज ना हो, ठीक। उसके अलावा में एक और चीज सिक्रीट होती है, इस मतलब पार्ट होती है गैस्ट्रिक जूस का, दैट इज योर पेप्सिन एंजाइम। और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा एंजाइम है। पहला एंजाइम कहाँ पढ़ा था हमने, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि माउथ में था। उसके बाद जो दूसरा एंजाइम रोल प्ले कर रहा है या मतलब डाइजेशन में हेल्प कर रहा है वो कौन सा हो गया, आपका पेप्सिन एंजाइम हो गया, ठीक। ये जो पेप्सिन होता है जब ये सिक्रीट होता है इनिशियली, मतलब जो गैस्ट्रिक जूस में जब इनिशियली सिक्रीट हुआ है तो क्या है, ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और क्योंकि ये इनएक्टिव है तो ये किसी काम का तो है नहीं, उसको एक्टिव करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये डाइजेशन का काम करेगा। तो इसको जो एक्टिवेट करना है, इसके आगे से इन हटाना है, इसको एक्टिव करना है, वो ही काम क्या करता है हमारा HCl। क्यों, HCl कैसा है, एसिडिक इन नेचर है और इस एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है कि ये वर्क करता है किसमें, इट वर्क इन एसिडिक एनवायरमेंट, ठीक।
जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है और वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है। ठीक, पेप्सिन का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, HCl का काम है इसको एक्टिवेट करना। तो HCl का ये पहला फंक्शन हो गया। क्या फंक्शन हो गया कि ये पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। एक्टिवेट कैसे करता है? स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है ताकि ये एंजाइम आसानी से काम कर सके अपना। ठीक, उसके अलावा में एक और फंक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। वो क्या होता है? मान लो हमने जो फूड इनटेक किया है उसमें किसी भी तरीके के थोड़े बहुत बैक्टीरियाज वगैरह चले गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले गए हैं खाने के साथ, है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो एक्सट्रीम कंडीशंस में जल्दी सर्वाइव नहीं करते। सर्वाइव मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस कि जो उनके लिए नॉर्मल एनवायरनमेंट है वो उसी में केवल ग्रो करते हैं। अगर उससे कम या ज्यादा कुछ एनवायरनमेंट होगा तो वो मर जाते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट है, इसलिए जो भी बैक्टीरिया वगैरह एंटर करते हैं फूड में उसको मारने का काम करता है। किल बैक्टीरिया, ठीक है, दैट एंटर्स इन अवर स्टमक विद अवर फूड। खाने के साथ जो बैक्टीरिया वगैरह एंटर करते हैं उसको मारने का काम करता है। ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया। ठीक है ना। तो HCl का ये फंक्शन हो गए। म्यूकस का हमने ऑलरेडी बता दिया कि म्यूकस इसलिए होता है सेक्रेट ताकि वो HCl के जो मतलब क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो डैमेज कर सकता है वॉल को, उससे प्रिवेंट कर पाए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। और तीसरा है जो पेप्सिन, ये क्या करता है? ये डाइजेशन का काम करता है। और डाइजेशन किसका करता है? ये डाइजेस्ट करता है आपका प्रोटीन। ठीक, तो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का डाइजेशन बॉडी में सबसे पहले कहां शुरू होता है? कहां शुरू होगा? प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होगा आपका स्टमक में, मींस इट स्टार्ट्स इन स्टमक। ठीक, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। जैसे कि प्रीवियसली वो क्वेश्चन बनता है वहां पर कि स्टार्च का डाइजेशन सबसे पहले कहां शुरू होता है? माउथ में। वैसे ही प्रोटीन का डाइजेशन पार्शियल डाइजेशन मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है आपका कहां पर? स्टमक के अंदर। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसको उसकी प्राइमरी फॉर्म में तोड़ दिया जाता है स्टमक में, फिर आगे जाकर के अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो जाएगा जाकर के वो कहाँ? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, वो पूरा जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में, मतलब फर्दर क्लास का 11वीं क्लास में, वहां पर हम इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि कैसा क्या स्ट्रक्चर रहता है। अभी केवल हमें इतना जानना है कि पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन ही वो कंपोनेंट है जो सबसे पहला कहाँ स्टार्ट होता है डाइजेस्ट होना? स्टमक में। ठीक, सो दिस इज अबाउट स्टमक। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? हम देखेंगे कि अब यहां से फूड एंटर करेगा अपनी अगली मंजिल की ओर जाएगा। वहां पर कहां पर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर को हम इसी वाले डायग्राम को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। हमें क्या देखना है अगला? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी कौन सी इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आती है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया होता है इस तरीके से शी शेप स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। ठीक है, स्टमक जहां खत्म होता है वहां पर ही तुरंत हमारी इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। ठीक, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बेसिकली 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा? पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज योर डियोडेनम। ठीक है, डियोडेनम। देन दूसरा पार्ट होगा जेजुनम और तीसरा पार्ट होता है इलियम, ILEUM, इलियम। ठीक है, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हो जाते हैं, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, 3 रीजन्स होते हैं। इसमें से जो सबसे पहला पार्ट मतलब जो स्टमक में मतलब स्टमक जिस रीजन में ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो होता है आपका डियोडेनम रीजन ये। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो इंटेस्टाइन है वो थोड़ा कर्व्ड है। ठीक है, कैसा है? सी जैसा बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए डियोडेनम को बोलते हैं ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा होता है? सी शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक, और यहीं पर डियोडेनम रीजन में ही क्या होता है कि लिवर और पैनक्रियास से आने वाले जूसेस का मिक्सिंग हो जाता है।
ठीक। इंटेस्टाइनल जूस आगे फर्दर उसमें मिक्स होगा साथ में ही, क्योंकि 3 टाइप के जूसेस यहाँ पर मिक्स होंगे, उन्हें हमें देखना है, ठीक है। तो उसमें से जो 2 टाइप के जूसेस होते हैं वो आपके कहाँ पर मिक्स होते हैं, यहीं पर। मान लो ये आपका लीवर बना हुआ है, यहाँ पे दूसरे कलर से बना लेते हैं, इस तरीके से ये आपका लीवर है, ठीक है। लिवर में क्या होता है, एक छोटा सा ब्लैडर, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, लिवर, ठीक। हमारे लिवर से एक सिक्रीशन मतलब जूस सिक्रीट होता है जिसे हम बोलते हैं, मैं यहाँ पर सीधे पहले नेम लिख दे रही हूँ, फिर हम वहां पर देख लेंगे, ठीक है। लिवर से सिक्रीट होने वाला जूस क्या कहलाता है, लिवर से सिक्रीट होने वाला जूस कहलाता है आपका बाइल जूस, ठीक है। तो ये पहला जूस है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के फूड के साथ मिक्स होगा, ठीक। उसके अलावा में यहाँ पर साइड में प्रेजेंट होता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे करके पत्ती जैसा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम पैनक्रियाज, ठीक, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से भी क्या होता है, एक जूस सिक्रीट होता है जिसे हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। उसको भी हम यहाँ इधर साइड में लिखे ले रहे हैं एक बार, है ना। पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करेगा, पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है आपका पैनक्रियाटिक जूस, ठीक। होता क्या है, यहाँ पर ये जो मान लो पैनक्रियाज का एक ट्यूब है जो कि यहाँ पर ओपन होगा, और साथ ही साथ में लिवर का भी ऐसे करके, लिवर से भी एक ट्यूब आती है जो कि क्या करती है, जूस को कहाँ पर पहुंचा देती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। ये थोड़ा ऊपर की साइड पर ही सेटअप होता है, थोड़ा डायग्राम में नीचे हो गया। तो लिवर से आने वाला बाइल जूस और पैनक्रियाज से आने वाला कौन सा, पैनक्रियाटिक जूस, ये दोनों आकर के कॉमन डक्ट में पहले मिक्स होते हैं, फिर जाकर के वो जो कॉमन डक्ट होती है वो आपकी इंटेस्टाइन में ओपन होती है, उसको शो करने के लिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लीवर से आ गया आपका क्या आ गया, बाइल जूस, और पैनक्रियाज से आएगा आपका पैनक्रियाटिक जूस, और ये दोनों आकर के पहले एक कॉमन डक्ट में ओपन होंगे, उसके बाद वो कॉमन डक्ट ओपन होती है जाकर के आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पर मिक्सिंग होती है इन दोनों जूसेस की। उसके अलावा में हमारी जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है, मतलब जो इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल होती है, वहां पर भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, वहां से भी जूस सिक्रीट होता है। तो इंटेस्टाइन, ये को स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक टाइप का जूस सिक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ठीक। ये तीनों के तीनों जूसेस क्या होते हैं, ड्यूडेनम में रिलीज होते हैं और यहाँ पर फूड के साथ मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद क्या करते हैं, डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब जितना भी बचा हुआ डाइजेशन है वो पूरा का पूरा डाइजेशन होगा यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि यहाँ पर एग्जैक्टली डाइजेशन का प्रोसेस क्या कैसे हो रहा है, ठीक। तो हमने क्या देखा कि 3 टाइप के जूसेस हमारे मिक्स हुए फूड के साथ। कौन से फूड के साथ, जो हमारे स्टमक में फूड था वो क्या था, दैट वाज योर काइम, है ना। इसके साथ मिक्स हो रहे हैं 3 टाइप के जूसेस। कौन से, लिवर से सिक्रीट होने वाला हमारा बाइल जूस, पैनक्रियाज से सिक्रीट होने वाला हमारा पैनक्रियाटिक जूस, और इंटेस्टाइन से सिक्रीट होने वाला हमारा इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। और इन तीनों को अब एक साथ, मतलब ये काइम और ये तीनों जूसेस मिक्स हो गए हैं, अब इसको हम कह रहे हैं CHYLE, काइल, ठीक। उसके अलावा में ये सारी जो काइल है यहाँ पर ड्यूडेनम में प्रेजेंट है। ड्यूडेनम के बाद ये फर्दर आगे ट्रांसफर होगा आपका जेजुनम पोर्शन में, ऐसे करके आगे ही, मतलब अभी जब हम पूरा एक ओवरव्यू डायग्राम देखेंगे वहां पर आपको रीजन्स और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ हम सिर्फ पोर्शन समझाने के लिए एक शॉर्ट डायग्राम बना ले रहे हैं, है ना। ड्यूडेनम ओपन होगा आपका कहाँ पर, जेजुनम रीजन में, फिर जेजुनम आगे फर्दर हो जाएगा इलियम रीजन में। इसको भी मैं दूसरे कलर से बना दे रही हूँ ताकि हम रीजन्स की बात आराम से कर पाए कि किस रीजन में क्या फंक्शन हो रहा है ना। ये ड्यूडेनम था, फिर ये हमारा जेजुनम हो गया, उसके बाद ये इलियम पोर्शन है, ठीक। फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाएंगे आपके ग्लूकोज में, प्रोटीन टूट जाएंगे अमाइनो एसिड्स में, लिपिड्स जो ब्रेक हो गए, मतलब लिपिड्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें,
लिपिड्स का ब्रेकडाउन हो जाता है आपका फैटी एसिड्स एंड ग्लिसराइड्स में, और न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेकडाउन हो जाता है सारे के सारा कहाँ पर, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में। ठीक, यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद अगली हमारी जो स्टेप आती है वो क्या आती है, हमारी एब्जॉर्प्शन की। मतलब डाइजेशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है, फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हुआ है, अगली जो स्टेप आएगी वो आएगी हमारी एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब हमें एब्जॉर्प्शन देखना है कि डाइजेस्ट होने के बाद फूड एग्जैक्टली एब्जॉर्ब कहाँ होता है और कैसे होता है। ठीक, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए ना, और कहाँ, पहले हम रीजन देख लेते हैं कि बेसिकली कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जियोजेनम रीजन और इलियम रीजन में क्या होता है, वो फूड का एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होता है। कौन से रीजन्स में एब्जॉर्प्शन होता है, अगर हम रीजन्स की बात करें तो आपका इलियम में कंप्लीट क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा फूड। ठीक है, इलियम रीजन में, और उसके अलावा में कौन सा, जियोजेनम से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है आपका जियोजेनम रीजन में, और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका इलियम रीजन में जाकर के स्टार्ट हो जाता है। अब उसका जो सेटअप होता है हम वो देख लेते हैं। अगर हम वॉल, मतलब हमारी जो इंटेस्टाइन है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करें, जैसे मान लो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका एक थोड़ा सा रीजन देखेंगे यहाँ पर बड़ा करके, क्या होता है, जो वॉल होती है ना हमारी इंटेस्टाइन की, उसमें इस तरीके से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ उंगली नुमा संरचनाएं प्रेजेंट होती है। मतलब पूरी इंटेस्टाइन की वॉल जहां से शुरू हो रही है और जहां खत्म हो रही है, वहां पूरी की पूरी इंटेस्टाइन में इस तरीके की कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, उंगली नुमा संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। ऐसे नीचे की बेस में भी प्रेजेंट होंगी और ऐसे ऊपर साइड वाली वॉल में भी प्रेजेंट होंगी। अरे इसको दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। और ये बाकी की हमारी बॉडी कैविटी तो होगी, उससे में कोई मतलब नहीं, हम केवल ये वाला रीजन देख रहे हैं हमारा इंटेस्टाइन का, कि इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं विलाई, VILLI। ठीक, विलाई में भी और फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे ये फोल्डिंग्स हो रखी हैं, इसी तरीके से विलाई में के ऊपर भी और छोटी छोटी फोल्डिंग्स होती है, उसको मैं ऐसे हेयर लाइक बना दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से सारे विलाइज के ऊपर इस तरीके से और फोल्डिंग्स होती है। इसको बोलते हैं, क्योंकि ये और छोटे हो गए, माइक्रो हो गए हैं, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई। ठीक, अब इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होने का क्या मतलब है, नॉर्मल ट्यूब जैसा नहीं बना रह सकता था, लेकिन अगर नॉर्मल ट्यूब स्ट्रक्चर होता तो वहां पर क्या होता, एब्जॉर्प्शन कम अमाउंट में हो पाता। हम कहते हैं ना, हमारी बॉडी को इस तरीके से डिजाइन किया गया, एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी। अगर आप उसको समझोगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा हर एक जो भी क्या बोलते हैं, मतलब जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो उसका एक अपना कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक, वैसे ही ये जो विलाई और माइक्रोविलाइज हैं, इनका काम होता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। क्या काम होता है इनका, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फंक्शन पूछ लिया जाता है कि विलाई और माइक्रोविलाइज का क्या काम होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम होता है। ठीक, सरफेस एरिया कैसे, मान लो एक छोटा सा आपके पास कुछ स्ट्रेप, मान लो ये छोटा सा कोई स्ट्रेप है, तो यहाँ पर अगर आप कोई चीज ऐसे रखोगे और वो अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो कम चीज एब्जॉर्ब हो पाएगी। ठीक है, इसी की जगह हम क्या करें, ये दो मार्कर्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन इसको हम फोल्ड कर दें, सॉरी, इन दो मार्कर्स को हम ऐसे ऐड कर दें, तो आप ये देखो लेंथ बढ़ गई, लेकिन हमने क्या किया, हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर दें कि इसका मतलब जो विड्थ, मतलब जो लंबाई रहे वो हमें इतनी ही दिखे, बट एक्चुअली में क्या हो रहा होगा कि अगर हम उसको खींच देंगे तो एक बहुत बड़ा हमें स्ट्रेप मिल जाएगा, है ना। तो एट अ टाइम हम ज्यादा चीज एब्जॉर्ब करवा सकते हैं अगर इस पर कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही है तो। वैसा ही यहाँ पर कुछ सेटअप होता है कि जो इंटरनल वॉल होती है इंटेस्टाइन की, वो फोल्ड हो जाने की वजह से क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो और दूसरी चीज इसके अलावा में, ये जो विलाई होते हैं आपके, इसमें से हम एक विलाई का स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कैसे हो रही होती है। ठीक है, विलाई और माइक्रोविलाई आपको इजीली आई होप समझ में आ गया होगा, और इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इसका फंक्शन मेनली ध्यान रखना होता है कि
क्यों ये फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अगर हम एक विलाई का स्ट्रक्चर बनाए इस तरीके से, मान लो हमने एक विलाई बनाया है ना, हम क्या देखते हैं उसमें ना ब्लड फ्लो हो रहा होता है, मतलब जो विलाई होते हैं उसमें इस तरीके से ब्लड वेन्स आई हुई होती हैं, आर्टरीज आती है, ब्लड आर्टरीज आती हैं, कैपिलरीज में ब्रेक होती है। बहुत मैं फाइन स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी, बस ऐसे एक बना दे रही हूँ कि एक मैस लाइक स्ट्रक्चर, और कैपिलरीज में टूट गया बहुत सारा, और फिर बाद में कैपिलरीज ज्वाइन होकर के क्या बना ले रही हैं, एक वेन बना ले रही हैं, ठीक है। ठीक, तो मतलब आर्टरी और ये वेन, बस समझने के लिए हम थोड़ा सा इजी डायग्राम बना ले रहे हैं, वरना बुक में तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ऐसे करके विलाई है, उसमें क्या हो रहा है कि ब्लड की सप्लाई हो रही है, इधर से आर्टरीज आई, कैपिलरीज में टूट गई। कैपिलरीज आप जानते हो कि पतले पतले ब्लड वो कहते हैं ट्यूब स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें फिर क्या होगा, ये जो डाइजेस्टेड फूड यहाँ पर जो डाइजेस्ट हो गया था फूड, ये क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा। ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये एंटर कर जाएगा ब्लड में, और फिर चला जाएगा आगे कहाँ पर, अदर बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कहाँ पर हो रहा है ज्यादा, अगर आपसे मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा था कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किस रीजन में होता है इंटेस्टाइन के, तो वो रीजन क्या था आपका, इलियम, ILIUM, इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि इलियम में ही आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा डाइजेस्टेड फूड का, ठीक है। उसके अलावा में और पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या क्या हैं। हमने इंटेस्टाइन के दो पार्ट्स देखेंगे, एक स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे और एक हमें दूसरा देखेंगे हम अभी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे। बट अगर आप इसको एक्चुअली में देखोगे ना, तो आप ये कहोगे मैम नेम तो उल्टे रख दिए गए हैं। उल्टे नेम रख दिए कैसे, मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल है, उसका सबसे लार्ज पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की जगह पे आप दूसरा क्या लिख सकते हो, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लार्जेस्ट का कहने का मतलब है अगर ये लार्जेस्ट है तो उसकी कोई लेंथ होगी ना, अप्रॉक्स लेंथ होती है इसकी 6.5 मीटर इन लेंथ। कैन यू इमेजिन, 6 मीटर लंबी रस्सी ले लेना, उसको देखना कितनी लंबी होती है, इतनी लेंथ की इंटेस्टाइन, और एक बहुत छोटे से रीजन में इतनी मल्टीपल फोल्डिंग्स होकर के इकट्ठी हो रखी होती है, ठीक। उसी की जगह अगर कंपेयर करेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ, तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, फिर इसका नाम हमने क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन रखा हुआ है, जो नेम है ना वो इसकी विड्थ के ऊपर रखा गया है। विड्थ मतलब मान लो एक स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अगर हम विड्थ देखेंगे या मतलब पोर साइज देखेंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी पतली होती है विड्थ वाइज, और लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी मोटी होती है विड्थ वाइज। अगर उसका हम सेक्शन काट के देखेंगे तो हमें एक होलो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा ना, तो उसकी जो विड्थ होती है, पूरा चौड़ाई होती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की कम होती है। इसीलिए इसको नाम दिया गया स्मॉल इंटेस्टाइन और उसको नाम दिया गया लार्ज इंटेस्टाइन। बट एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 6.5 मीटर्स होती है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका। यहाँ से भी हमेशा वन वर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम आंसर करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे अच्छे से। और दूसरी चीज क्या है कि थोड़े बहुत प्रीवियस वीडियोज में ग्लिच आ रहे हैं लाइट का, ठीक है ना, कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है लाइट का थोड़ा सा, तो उसको हम जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे। तो उसको थोड़ा क्या बोलते हैं, साइड करिए और हमें सपोर्ट कंटिन्यूअसली करते रहिए। ये कंटेंट समझ में आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस इजीली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।